हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं रवि भारद्वाज आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। और भाई नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भाई, एक बार वीडियो को सेशन को शेयर कर दें ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम टू एग्जामपुर सपनों की इस जंग में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। देखिए भैया, ये कुछ ऑफर है, ऑफर देख लीजिए पहले। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 के लिए लक्ष्य बैच के लिए आपके लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराए गए हैं संस्थान की तरफ से। तो फीचर्स: लाइव क्लासेस, क्लासेस पीडीएफ, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स स्पेशल सेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेक्शन व जूम। ठीक। यदि बात करें प्राइस की, तो अब कितना है? 999 है। अप्लाई कोड करोगे तो तब ये आपको मिलेगा, गेट 60% डिस्काउंट के साथ। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गौर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखना प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उनको किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए प्यारे विद्यार्थियों। विकल्प ए कुरुक्षेत्र, विकल्प बी उर्वशी, विकल्प सी आपका संस्कृत के 4 अध्याय, विकल्प डी रश्मि रथी। तो सही विकल्प का चयन करें प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहो भाई। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, विकल्प सी। यदि हम विकल्प सी की बात करें प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के जो 4 अध्याय थे उन पर मिला था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बात रही कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी किसकी रचनाएं हैं? तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्लियर? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और देखिए, हाँ, संस्कृति के जो 4 अध्याय थे, प्रश्न बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे कब मिला, मतलब किस वर्ष मिला, तो बताएंगे? तो कब मिला कमेंट करके भाई जल्दी जल्दी बताएं। तो चलो, जिन बच्चों का आ गया उत्तर सही है, नहीं आया वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो सन 1959 ईस्वी में, कब? सन 1959 ईस्वी में आपको संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2। और उसने कहा है, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। जो प्रश्न है, प्रश्न कहां से है प्यारे बच्चों? संधि से है। कहां से? संधि से। सबसे पहले हम देखेंगे वागीश में कौन सी संधि है। तो प्यारे बच्चों, सभी में क्या है? हलंत का प्रयोग किया जा रहा है, एक वाग में नहीं किया जा रहा। ठीक। तो इसमें पहली बात तो व्यंजन संधि है। पहली बात, वागीश में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? इसमें है आपका व्यंजन संधि। पता कैसे चलेगा वो भी बताऊंगा। अब व्यंजन संधि है तो प्यारे बच्चों, विकल्प सी तो अपना आप ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि व्यंजन का वास्तविक रूप क्या होता है? हलंत होता है। क्या होता है? हलंत। तिरछी रेखा हलंत को प्रदर्शित करती है। तिरछी रेखा प्यारे बच्चों हलंत को प्रदर्शित करती है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब बात रही इसके संधि विच्छेद की, तो प्यारे बच्चों देखना, जो ग है, ग किसमें? ग प्यारे बच्चों किस में जाएगा? आपका क में। क्योंकि ये रूल कौन सा फॉलो करता है? हर वर्ग का प्रथम वर्ण
कौन सा प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ये इसका रूल है वागीश का। अब कैसे भैया? जैसे आपका ग आया तो ग किस में चला गया? क में चला गया। तो प्यारे बच्चों, तो वाह तो ऐसी रहेगा और ग किस में चला गया? क में। अब क के नीचे क्या लगेगा? हलंत। क्यों? क्योंकि व्यंजन का वास्तविक रूप क्या होता है? हलंत होता है। ठीक। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, वागीश, ईस हमेशा बड़ी ई से स्टार्ट होगा। ठीक, तो बना क्या? ईस, क्योंकि ईश्वर में आप देखना बड़ी ई आती है। क्या आती है? बड़ी ई आती है। अब उसके बाद देखना कै किस में जाता? अपने तीसरे उसमें, तो क्या बनता? गे। तो वाह गीस, ई की मात्रा इसे सहारा देती है तो हलंत हट जाता है, तो क्या बनता है? वागीश। तो शब्द कैसे बना? और संधि युक्त शब्द क्या बना? वाक, वाक प्लस ईस। तो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? विकल्प ए राइट आंसर होगा। तीनों के तीनों विकल्प क्या होंगे? और गलत होंगे, अन्य तीनों विकल्प गलत। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये वक हो गया इस वजह से गलत, ये वाक हो गया इस वजह से गलत, यहाँ ई पर बड़ी ई की मात्रा नहीं है ये इसलिए। तो ये तीनों के तीनों विकल्प असंगत हैं, जबकि विकल्प ए इसका राइट आंसर हो। प्रश्न नंबर 3, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। विकल्प ए अज, विकल्प बी अग, विकल्प सी आज्ञा, विकल्प डी आज्ञा। तो प्यारे बच्चों, जो कोई कुछ न जानता हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। याद करने का तरीका, ए का मतलब नहीं, ग का मतलब ज्ञानी। जो ज्ञानी नहीं है तो इसका मतलब अनजान है। ठीक, तो वो कुछ नहीं जानता है, तो एक शब्द बनता है क्या? अग। अग का अर्थ क्या होता है? जो कुछ न जानता हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, और आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बताया था, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 कृतवाच्य, जिसे हम कर्ता वाच्य भी बोल देते हैं। क्या? कृतवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। नंबर 3 आपका भाववाच्य। ठीक, इस प्रकार से 3 आपके क्या होते हैं? वाच्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए राइट आंसर। क्लियर? विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी जुड़ते रहें, सेशन को देखें, शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की रूपरेखा देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समहलंत उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? कहने का मतलब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से उपसर्ग वाला चयन करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं उपसर्ग, उपसर्ग कहते किसे हैं? जो शब्द के शुरू में जोड़े जाएं। जो शब्द के शुरू में जोड़े जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? अब प्यारे बच्चों देखना, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो सही विकल्प का चयन करें तो कौन सा विकल्प होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? सम हलंत धनमति। तो क्या बना? सम्मति। तो ऑप्शन क्या रहा? सम। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? आगे चले प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में से धाक जमाना मुहावरे का अर्थ बताना है। विकल्प ए रोब जमाना, विकल्प बी रोब में न रहना, विकल्प सी रोब न जमाना, विकल्प डी रोष जमाना। रोष मतलब गुस्सा करना। तो आप सभी को पता है, यदि मैं कहूं धर्मेंद्र यादव जी ने अपनी धाक जमा रखी अपने क्षेत्र में, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? रोग जमा रखा, रोग जमाना। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तीनों के तीनों विकल्प ये असंगत है। क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की रूपरेखा देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में, मतलब आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें विशेषण पदबंध क्या है? आपको विशेषण पदबंध देखना है। पदबंध कहते हैं किसे? पदबंध उसे कहते हैं जो व्याकरण नियमों से क्या हो? बंधा हो। क्लियर? जैसे वाक्य क्या है प्यारे बच्चों? वाक्य है आपके सामने, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो विकल्प ए लोग स्वस्थ रहते हैं, विकल्प बी रोज कसरत करने वाले लोग, विकल्प सी रोज कसरत करने वाले, विकल्प डी रोज कसरत। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक बार गौर कीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों विकल्प बी राइट आंसर। इसे क्या कहेंगे? रोज कसरत करने वाले लोग जो होते हैं, ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 8। सबसे पहले आपको प्रश्न की रूपरेखा देखनी है, फिर उसके बाद उत्तर पर फोकस करना है। उत्तर मतलब विकल्प। तो विकल्प आपके सामने खुद पे खुद आ जाएगा। यदि आप प्रश्न पर फोकस सही से किए हो, कहने का मतलब प्रश्न की रूपरेखा को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ गए हो, तो आपके सामने विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक? डायरेक्ट विकल्प पे मत जाया करो। जैसे लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। सबसे पहले बहुवचन बहुवचन में भी प्यारे बच्चों शब्द आया वचन। ठीक? ये वचन वे नहीं है जो 7 फेरे के होते हैं। ये वचन है जो एक वचन का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। हिंदी के अंतर्गत जो एक से अधिक का बोध कराए उसे प्यारे बच्चों बहुवचन कहते हैं। तो इसका मतलब वचन कितने हुए? 2 प्रकार के। बात करें बहुवचन, वचन का ही क्या है? भेद है। वचन पूछे वचन, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, बहुवचन नहीं वचन। ठीक? अब उसके बाद इसने कहा है लता उगती है का बहुवचन बताएं। विकल्प है लती उगती है। भैया ये गलत हो गया। लती लती लता का कहा उसने। अब लती एक वचन को प्रदर्शित कर रही है, यहाँ आके बहुवचन बन रहा है, जो कि गलत हो गया। फिर है विकल्प बी लते उगते हैं। भैया अशुद्ध वाक्य है। हाँ यदि विकल्प सी की तरफ को गौर फरमाया जाए, यदि विकल्प सी की तरफ को गौर फरमाया जाए तो यही आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। जो लता का बहुवचन जब भी आपका आएगा, ए लगाकर बहुवचन बना लिया जाएगा। तो लताएं उगती हैं, तो अंत में भी देखिए बहुवचन है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे चलें। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की रूपरेखा देखें प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अव्यय बताएं। अव्यय शब्द आया, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदले ना, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अव्यय कहते हैं। अब कैसे? देखें, विकल्प ए प्राचीन, विकल्प बी मोटा, विकल्प सी गरीब, विकल्प डी और। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और। ये क्या है? अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। बात करें प्राचीन, प्राचीन क्या है? एक विशेषण है। प्राचीन क्या है प्यारे बच्चों? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक? मोटा पतला भी हालांकि विशेषण के अंतर्गत आता है कि मोटा है विशेष और पतला है, तो उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है, उसके गुण को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये भी। बात करें गरीब, गरीब क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? सूची
जो सूची आपके सामने दे रखी है प्यारे बच्चों, हाँ भैया कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को नमस्कार है, मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है, ठीक, क्योंकि आपका आपका दिल से, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। तो जुड़े रहें और वीडियो को, सेशन को शेयर करते रहें। देखिए सूची दे रखी है आपके सामने, शब्दों को सूची के शब्दों के साथ जोड़िए। सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड ये है। क्या है सूची? यदि एक की बात करें, जब तक जीवन है तब तक। फिर दूसरा है, जो ईश्वर को न माने वो क्या सही होगा, जो सब कुछ जानता हो वो क्या सही होगा, जिसे किसी की बात की वो क्या, जिसे किसी की बात जानने की इच्छा हो वो क्या होगा। इसका क्या है, मैच करना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि हम, सब बच्चों को नास्तिक के बारे में पता होगा, और का शायद पता हो ना पता हो, ठीक। तो नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को न मानने वाला। भाई ईश्वर को न मानने वाला क्या बोला जाता है? नास्तिक। और जो ईश्वर को माने वो आस्तिक होता है, ठीक। दीवार मूवी देख लेना अमिताभ बच्चन की, वो क्या थे? नास्तिक। जो ईश्वर को न माने प्यारे बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ईश्वर को न माने वो क्या होगा? है। क्लियर? वो क्या होगा? ए मतलब नास्तिक। फिर उसके बाद अब ए देखिए कौन से विकल्प में आ रहा है। विकल्प ए में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है। यदि मैं बात करूं विकल्प बी की, इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में देखिए विकल्प बी में क्या आ रहा? क्या आ रहा है? विकल्प बी में ए आ रहा, ठीक। अब बात रही, ये दोनों विकल्प क्यों गलत हो गए? क्योंकि शुरू में ना तो ए आ रहा, क्योंकि हमें पता चल गया दूसरे का उत्तर क्या होगा? ए होगा। जो ईश्वर को न माने उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नास्तिक कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद पहले की बात करें, किसकी? अरे एक मिनट, गलत हो गया, गलत, क्योंकि ए, जो ईश्वर को न माने, दूसरे पे ए आना चाहिए। कौन से पे प्यारे बच्चों? दूसरे पे। ये थोड़ा मिसमैच हो गया। दूसरे पे ए आना चाहिए। किस पे? दूसरे पे। तो दूसरे पे देखिए किस में आ रहा? दूसरे में आ रहा है, विकल्प सी में आ रहा है, क्योंकि इसका देखना है ना, दूसरे पे क्या आ रहा? ए आ रहा। तो विकल्प सी देखिए, ये सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि पहले का, जब तक जीवन है तब तक आजीवन है, तो इसका मतलब क्या आएगा? छोटी ही आएगा। पहले का क्या आएगा? छोटी। तो इसका विकल्प सी सही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो ईश्वर को जानता है वो ए नास्तिक होता है। हमें दूसरे पे देखना है। किस पर? दूसरे पे ए देखना, तो दूसरे पे ए इसी विकल्प में आ रहा है, औरों में थोड़ी ना आ रहा है। तो ये भी गलत हो गए और ये भी गलत हो गए, ठीक। कहने का मतलब आपका ये वाला विकल्प, विकल्प सी राइट होगा। अब कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो देखो, देखे, जो ईश्वर को न माने, हमें पता चल गया जब तक जीवन है तब तक आजीवन है। तो पहले का क्या हो गया? छोटी ई। उसके बाद जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। तो तीसरे पर क्या आ गया प्यारे बच्चों? ई आ गया। उसके बाद यदि हम बात करें, जिसे किसी की बात जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जिज्ञासु, ठीक। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब आपके सामने विकल्प ए आशा। तो देखना, अच्छी आशा है या अच्छा आशा है। आप इन विशेषण का प्रयोग कीजिए। जब अच्छी शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों, जब अच्छा का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग शब्द होगा। अब सेंस देखिए, अच्छी आशा होती है या अच्छा आशा होता है? हमेशा अच्छी आशा होती है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद अच्छी आज्ञा होती है, अच्छा आज्ञा,
तो अच्छी आज्ञा होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छी गरिमा होती है, अच्छा गरिमा, भाई जज क्या रहा है, अच्छी गरिमा जच रहा है, तो ये भी इसका हो गया। यदि विकल्प डी की बात करें, इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अच्छी सागर है, नहीं जच रहा। यदि हम कहें अच्छा सागर है तो ये जच रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग होगा, और उसने प्यारे बच्चों पुल्लिंग पूछा है, तो सही उत्तर क्या होगा, पुल्लिंग। क्लियर, आगे चलें, अगले प्रश्न की रूपरेखा देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, इनमें से उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन है। विकल्प ए पैप है, विकल्प बी ऊ, विकल्प सी डैड है, विकल्प डी चैच है। तो सही उत्तर मैंने आपको एक बार डिस्क्रिप्टिव में बताया, क्या, जिनके नीचे बिंदी होगी वही क्या होंगे, उच्छिप्त व्यंजन होंगे। क्या होंगे, उच्छिप्त व्यंजन होंगे। यदि बात करें उच्छिप्त, प्रश्न बनेगा उच्छिप्त व्यंजन को किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो प्यारे बच्चों इसे हम द्विगुण नाम से भी जानते हैं। क्या, द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब द्विगुण व्यंजन को हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ये ताड़न जात भी कहलाएंगे और उच्छिप्त भी कहलाएंगे। क्लियर, कौन से, ये वाले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, घबराहट में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब ऐसे शब्द जो शब्द के अंश में, जो शब्द के अंत में जोड़े जाएं और शब्द की रूपरेखा को परिवर्तित कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे घबराहट, तो तोड़ के देखिए, घबराहट, घबराहट, तो क्या उच्चारण आ रहा, आहट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी राइट आंसर। तीनों के तीनों ये गलत है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। किससे, जापानी, ठीक, जापानी मेरा जूता है जापानी, ये वाला गाना नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, जापानी भाषा से लिया गया मतलब जापान से लिया गया है। विकल्प ए चाय, विकल्प बी रिक्शा, विकल्प सी कमीज, विकल्प डी लीची। तो दिए गए विकल्प का सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, जापानी, काफी पूछा जाता है ये प्रश्न। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका रिक्शा होगा। क्या, रिक्शा होगा। विकल्प बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्या, रिक्शा आपका जापानी होगा। कौन सा, रिक्शा जापानी होगा। यदि बात करें प्यारे बच्चों कमीज की, तो कमीज कैसा शब्द होगा, अरबी, अरबी भाषा का शब्द होगा। कमीज यदि पूछने लगे कि कमीज कैसा शब्द है, तो कमीज प्यारे बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, चाय और लीची, ठीक, ये किसके हैं, चीनी भाषा के शब्द। कैसे, चीनी। यदि आपसे पूछने लगे कि चाय किस भाषा का शब्द होता है, तो चाय किस भाषा का शब्द होता है, चीनी। तो प्यारे बच्चों लीची भी, लीची में देखना ची आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कहाँ का है, चीनी भाषा का शब्द। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अंग अंग ढीला होना। क्या नहीं देते, अरे मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा, ठीक, मेरा तो शरीर यार टूटा पड़ा, ठीक। इस मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों में से कौन सा है। आपके सामने 4 विकल्प है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो दिए गए विकल्प का सही चयन करें। तो प्यारे बच्चों अंग अंग ढीला होना मतलब अंग अंग टूट जाना का सही मुहावरे का अर्थ होगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए को देखें, बहुत कम थकना। भैया गलत होगा, क्योंकि कम क्यों थकेगा जब अंग अंग ढीला होगा। जब इंसान अधिक थकता है जब ही तो दिक्कत आती है, वरना कम थकेगा वो तो फिर मेहनत करेगा। बहुत थकने जाना, ये भी गलत होगा।
बहुत चोट लग जाना, बहुत चोट लगना। बस चोट लग गई तो इसका मतलब थक गया वो? नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राइट आंसर। क्या? बहुत थक जाने का मतलब अंग अंग क्या है, ढीला होता है। जब अर्धांगिनी से कही जाती है अरे मेरा तो अंग टूटा पड़ा है, थोड़े से चरणों को दबा दो, ठीक, तो वहां क्या होता है भैया, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, तद्भव क्या है भैया? हिंदी के जो शब्द होते हैं, मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द तत्सम, और तत्सम से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। तो प्यारे बच्चों, पाषाण, पाषाण की बात करें विकल्प ए की, तो पाषाण किस? पत्थर, ठीक, ये पत्थर का क्या है? तत्सम शब्द है। पाषाण तत्सम है, पत्थर तद्भव है। कंकड़, कंकड़ मतलब कंगन, ठीक। प्यासा, प्यासा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्या? प्यासा इसका सही उत्तर होगा। प्यासा आपका तद्भव है। और इसके तत्सम की बात करें, किसके तत्सम की, तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों? पिपासु, पिपासा, ठीक। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों पक्ष, पक्ष कैसा है? पक्ष आपका तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? पंख होता है। क्या? ये पंख। पाषाण, कंकड़ और पक्ष तीनों के तीनों कैसे हैं? तत्सम शब्द है। जबकि प्यासा आपका तद्भव शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। प्रश्न नंबर 17, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध का मतलब 3 आपके सही होंगे, एक विकल्प आपका गलत होगा। विकल्प ए सीता घर चली गई, विकल्प बी, भाई सीता घर चली गई तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी, राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी सही है। विकल्प सी, राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी सही है। विकल्प डी, हमने सामने बैठे, भाई हमने सामने बैठे, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है प्यारे बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी सेंस ठीक है, और ना ये बोलने में सही लग रहा है। तो फिर इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा हम सामने बैठे, हम सामने बैठे, ये इसका करेक्ट वाक्य है। प्रश्न नंबर 18, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र, कहने का मतलब साधारण मतलब सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों का मेल संयोजक अव्यय द्वारा, संयोजक जो अव्यय होते हैं उनके द्वारा उसे जोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। विकल्प भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसे क्या है प्यारे बच्चों? हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? विकल्प ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विकल्प बी दोनों बराबर होना, विकल्प सी किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, विकल्प डी गुण। तो प्यारे बच्चों, आपने गाना भी सुना होगा, गोविंदा की मूवी है और कादर खान जो अभिनय करते हैं, क्या? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहने का मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना ही क्या कहलाता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों, दोनों घटक, घटक मतलब पदों की बात कर रहा है, किसकी? पदों की बात कर रहा है, पदों की प्रधानता होती है। पदों मतलब प्रधानता का मतलब मुख्यता होती है प्यारे बच्चों। विकल्प ए बहुब्री, विकल्प बी अव्ययभाव, विकल्प सी द्वंद, विकल्प डी तत्पुरुष। तो सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। क्योंकि दोनों शब्द या पद इसमें क्या है प्यारे बच्चों? प्रधान होते हैं। यदि बात करें बहुब्री की तो इसमें अप्रधान होते हैं दोनों पद, और मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं। उसके बाद अव्ययभाव की पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद तत्पुरुष, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह छिपा होता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी।
प्रश्न नंबर 21, सोल्ठा के प्रथम चरण में, मतलब प्रथम मतलब पहले चरण में, किसमें, पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि मैं सोल्ठा की बात करूं, सोल्ठा किसका उल्टा होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, आपस में एक दूसरे से कमेंट ना कीजिए, पढ़ लीजिए। सोल्ठा किसका उल्टा होता है? हमेशा दोहे का उल्टा। किसका? दोहे का। तो दोहे में प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। ठीक। अब द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती है? 11 11 मात्राएं। ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि सोल्ठा किसका उल्टा है। तो प्यारे बच्चों किसका है? दोहे का उल्टा है। अब देखना, जब उल्टा है तो इसका मतलब द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में 11 11, पहले और तीसरे में 13 13। अब ये जब उल्टा है तो ये 11 11 कहाँ हो जाएंगी? प्रथम और तृतीय में, और 13 13 कहाँ हो जाएंगी? द्वितीय और चतुर्थ चरणों में। किसके? सोल्ठा के में। तो भैया विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? विकल्प बी। क्यों? क्योंकि इसके प्रथम मतलब पहले वाले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं। प्रश्न नंबर 22, हमें अनाथ, ये अनाथ क्या है? शब्द रेखांकित किया गया है। क्या किया गया बच्चों? रेखांकित। बच्चों की मदद करनी चाहिए। जो रेखांकित है, क्या है? रेखांकित। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा शब्द पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो उल्टा अनाथ का क्या होता है? हमेशा विकल्प ए सैनाथ। क्या? सनाथ। क्लियर? भाई जिसका कोई ना हो उसे तो अनाथ बोलते हैं। ये तो इस शब्द का अर्थ है। ठीक। प्रश्न नंबर 23, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अति, अति उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब प्यारे बच्चों, मेरे साथी मेरे भाई, उपसर्ग का मतलब ऐसा शब्द जो शब्द के शुरू में जोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों एक बात बताएं, तो अति एक ही शब्द है, ये एक ही शब्द है, ये है इसका मतलब अतिरिक्त। अब अतिरिक्त पहले शुद्ध वर्तनी देखिए। जब अति आता है, अति में क्या आता है प्यारे बच्चों? छोटी आती है। क्या आती है? छोटी। क्लियर? तो इसमें क्या आ रहा? बड़ी ई। तो विकल्प ए गलत हो गया। फिर उसके बाद विकल्प बी की तरफ देखेंगे। विकल्प बी, इसमें क्या आ रहा? अति, अति में छोटी रिक्त। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। क्या? विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अब प्यारे बच्चों सी क्यों गलत हुआ? इसमें क्या आ रहा? आती। तो आ के कारण गलत हो गया। फिर इसमें बड़ी ई आया, ये नो गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प बी। क्या हुआ प्यारे बच्चों? विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। तो 24 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति मतलब जो पुनरावृत्ति होती है होने पर अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है और साधारण सी बात है, वो किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार में। किसने में? अनुप्रास अलंकार। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी राइट आंसर। बात करें श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ। अब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों उसे क्या कहते हैं? हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक। बात कहें रूपक की, जहां उपमेय और उपमान में आरोप रहित भेद हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय अलंकार। ठीक। ये थी उपमेय अलंकार की परिभाषा। तो परिभाषा से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा? पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संधि विच्छेद का मतलब संधि में मतलब अलग अलग तोड़ना, संधि करके तोड़ना। किसे? पित्र आज्ञा को। तो प्यारे बच्चों पित्र, जब त्रय आ गया तो त्रय आएगा ही नहीं।
त्रय तो किसी विकल्प में ही नहीं आने का, तो इसमें भी त्रय है, इसमें भी त्रय है, इसमें भी त्रय है। क्यों? क्योंकि त्रय तो मिलकर बना है, त्रय तो मिलकर बना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब तीनों विकल्प गलत होंगे, विकल्प डी इसका सही होगा। क्योंकि पितृ पितृ धन आज्ञा। तो देखना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या आ रहा? री। दूसरे शब्द का शुरू का अक्षर क्या आ रहा? आ। ठीक, तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है? री। और कौन सा संधि होगा इसमें? यण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मतगंध में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प ए 24, विकल्प बी 22, विकल्प सी 23, विकल्प डी 21। तो सही विकल्प का चयन करें। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा, आज समय नहीं दे रहा मैं, ठीक, आज आपकी कमेंट पर कम ध्यान दे रहा हूं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 23। क्या होगा? विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, 23 होगा। और यह कैसा छंद है प्यारे बच्चों? यह वार्णिक छंद है। कैसा? वार्णिक छंद। कैसा है? वार्णिक छंद है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? कौन मतंगित कैसा छंद है? वार्णिक छंद है। जैसे उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शालिनी, मालती, ये सभी किस में चलते हैं? सब आपके वार्णिक छंद में चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 27 की हम बात करें, सबसे पहले रूपरेखा देखेंगे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम, अनुपम देखिए, अनुपम बोलते हैं जो अद्वितीय हो, अद्वितीय भी इसका पर्यायवाची होगा। तो अद्वितीय तो दे ही रखा है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प डी, अद्वितीय। ठीक, अनुपम, अतुल, क्या? अतुल भी इसका पर्यायवाची होगा। अनोखा, ठीक, आदि किसके पर्यायवाची होते हैं? अनुपम के होते हैं। ठीक, लौकिक का, जैसे लौकिक का पर्यायवाची सांसारिक, कौन सा हो गया? सांसारिक हो गया। तो प्यारे बच्चों उसने प्रश्न पूछा अनुपम का, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 28, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस, रस दिया गया है, इसका स्थायी भाव पूछा है। स्थायी भाव की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? 9 होती है, और आपका 8 भी होती है। भरत मुनि द्वारा 8 माने जाते हैं, जबकि विश्वनाथ द्वारा, आचार्य विश्वनाथ और मम्मट द्वारा कितने माने जाते हैं? 9 माने जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विकल्प बी, उत्साह। क्या? विकल्प बी इसका उत्साह राइट आंसर होगा। ठीक, अब बात करें क्रोध। क्रोध किसका है? रौद्र का। किसका है? रौद्र का। बात करें विस्मय, विस्मय किसका है? इसका कमेंट करके उत्तर बताएं, जल्दी बताएं। भय किसका है? भयानक का। विस्मय, अद्भुत का तो आश्चर्य हो गया। अरे अद्भुत का ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आश्चर्य भी होता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो भैया एक बात बताइए, था आया, था किस समय चला गया? भूतकाल। पढ़ेगा, ये भविष्य काल। ता आया, तो इसका मतलब उसने वर्तमान की बात करी है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प सी बह जाता है। था आया तो भूतकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग किया जाता है। तो देखना, रोना, हंसना, कूदना, ये क्या होंगी? अकर्मक क्रिया होंगी। ये क्या होंगी? अकर्मक क्रिया होंगी हमेशा। उसके बाद प्यारे बच्चों यदि बात करें, विकल्प ए इसका राइट उत्तर होगा। जैसे उसने देखा, ठीक, उसने देखा तो ने का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, ठीक, रंग भी होता है, जाति भी होता है। यदि बात करें विकल्प डी, सुंदर नहीं होता। सुंदर क्या है? एक विशेषण है। क्या है प्यारे बच्चों? सुंदर एक विशेषण है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सुंदर क्या होगी? एक विशेषण होगी, जबकि वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग, जाति होते हैं।
क्लियर। प्रश्न नंबर 32, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विकल्प ए अस्त, विकल्प बी आस्त, विकल्प सी आस्त, विकल्प डी है। तो सही शुद्ध वर्तनी देखिए तो भैया सही शुद्ध ये है अस्त। अस्त का मतलब डूब जाना। क्या बच्चों? डूबा हुआ। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। उदय का मतलब निकलना, जैसे सूर्य उदय हो चुका है और जब शाम के टाइम अस्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, दूसरे के उत्कर्ष उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना। मतलब दूसरे के उत्कर्ष को, उत्कर्ष मतलब बढ़ोतरी, अब किसी की भी बढ़ोतरी हो रही हो उसको न सहना किस प्रकार का संचारी भाव है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। यदि बात करें प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? विकल्प डी ऐश्वर्या। विकल्प डी ऐश्वर्या। इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। ठीक, ईर्ष्या मतलब द्वेष भावना रखना। प्रश्न नंबर 34, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा होगा इसका सही? शायद ये एक बार मैंने प्रश्न और बताया आपको, तो बताएं। देखिए 67 कौन नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये वाला दंते वाला सह नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। अब अस्पृश्यता, तो दोनों के दोनों विकल्प सही, क्योंकि सेम ही तो है, इसमें कुछ अंतर ही नहीं है। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक बार देख लीजिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 लक्ष्य बैच। आज हमने 34 प्रश्न करे हैं। और प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दूसरी बात प्यारे बच्चों पढ़ते रहें, यूपी पीसीएस आरओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। ठीक, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहें। तो आज का सेशन कैसा रहा? कल मिलते हैं नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। कल नहीं, कल तो संडे है, मतलब मंडे मिलते हैं नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।